सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रियंका और ये है टॉप 10 रशियन अर्बन लेजेंड्स। सॉरी फॉर द लॉन्ग वेट, लेट्स कंटिन्यू। द वेल टू हेल। तो फर्स्ट प्लेस पे आता है द वेल टू हेल। लेजेंड के हिसाब से जब एक रशियन साइंटिफिक टीम साइबेरिया में ड्रिलिंग कर रहे थे तो उन्हें एक ऐसी चीज़ दिखी जिसे उनमें से कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जब वो साइंटिस्ट एक बड़ा सा गड्ढा ड्रिल कर रहे थे तो अचानक से ही उनकी मशीन एकदम वाइल्ड एक्ट करने लग गई थी और उन साइंटिस्ट को उस गड्ढे में से बहुत ही तेज़ गर्मी आते हुए भी महसूस हो रही थी। और तो और उन लोगों को उस गड्ढे में से बहुत सारी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी, फेंट मगर अजीब आवाज़ें। और जब उन साइंटिस्ट ने एक माइक्रोफोन उस गड्ढे में उतार कर उन अजीब आवाज़ें को अच्छे से सुनने की कोशिश की तो उनके रोंगटे ही खड़े हो गए थे, क्योंकि उस गड्ढे से उन्हें इंसानों के चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उन साइंटिस्ट के हिसाब से उन लोगों ने उससे पहले वैसी भयानक आवाज़ें कभी भी नहीं सुनी थी। वह आवाज़ें सुनते ही उन साइंटिस्ट को पता चल गया था कि उन्होंने एक वेल टू हेल या एक नरक का कुआं ढूंढ निकाला था। द कलेक्टर। सेकेंड प्लेस पर आता है द कलेक्टर। ये अर्बन लेजेंड एक एक्चुअल स्टोरी और इंसिडेंट पे बेस्ड है और उसके बहुत सारे प्रूफ भी इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। ये 2011 की बात है जब एक रशियन इंसान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था जब उसके काले कारनामों की खबर लोकल अथॉरिटीज़ को लग गई थी। पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से वो आदमी मासूम लोगों को मार के उनकी बॉडी को अच्छे से सजा धजा के अपने घर में शो पीसेस की तरह लटका देता था। पुलिस को वैसी 29 लाशें या कैडेवर्स उसके घर में मिली थी। इस साइकोटिक इंसिडेंट की वजह से आज रशिया में एक लेजेंड एक्टिव है जिसके हिसाब से कुछ मिस्टीरियस फिगर रात चलते मासूम लोगों को किडनैप कर लेती है और उन्हें बेदर्दी से मारकर उनके रिमेन्स को दीवार पर लटका देती है। वैसे तो ये अर्बन लेजेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है, लेकिन क्योंकि रशिया में पुलिस ने एक ऐसे इंसान को पकड़ा था इसलिए इस अर्बन लेजेंड का डर सबसे ज़्यादा रशिया में ही है। द ब्लैक बर्ड ऑफ चेरनोबिल। थर्ड प्लेस पर आता है द ब्लैक बर्ड ऑफ चेरनोबिल। आप में से बहुत सारे लोग चेरनोबिल में हुए इस हॉरिफाइंग डिजास्टर से फेमिलियर होंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को यहाँ हुए एक क्रीपी इंसिडेंट और सर्कमस्टेंसेस के बारे में पता होगा जो कि यहाँ हुए उस न्यूक्लियर रिएक्टर के एक्सप्लोजन से पहले वहाँ काम करने वाले लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे। कुछ सर्वाइवर्स के हिसाब से रिएक्टर मेल्टडाउन से ठीक पहले वो लोग कुछ वियर्ड फिनोमेना एक्सपीरियंस कर रहे थे, जैसे कि नाइटमेयर्स, थ्रेटनिंग फ़ोन कॉल्स और यहाँ तक कि उनके हिसाब से उन लोगों ने एक बड़े से जानवर को भी देखा था जो कि बहुत ही काला था और उसके बड़े बड़े पंख भी थे, मानो किसी ड्रैगन की तरह। और उसी मिस्टीरियस क्रिएचर को आज सब लोग द ब्लैक बर्ड ऑफ चेरनोबिल के नाम से जानते हैं। कुछ सर्वाइवर्स के हिसाब से वह एक बहुत बड़ा सा आदमी जैसा क्रिएचर था जो कि बेहद ही काला था और उसके दो बड़े बड़े पंख भी थे। यहाँ तक कि उनके हिसाब से उन्होंने उस क्रिएचर को रिएक्टर मेल्टडाउन से पहले एक रिएक्टर के ऊपर बैठे हुए भी देखा था। द कर्स ऑफ द आइवन वसीली। फोर्थ प्लेस पर आता है द कर्स ऑफ द आइवन वसीली। वैसे तो आज तक किसी को ये नहीं पता लग पाया है कि आइवन वसीली हॉन्टेड हुई तो हुई कैसे, लेकिन आज तक जितने भी लोगों ने इस शिप को बोर्ड किया है उन्हें ये ज़रूर महसूस हुआ है कि वो लोग एक ऐसी चीज़ के साथ उस शिप पर ट्रैवल कर रहे हैं जो उस शिप पर नहीं होनी चाहिए थी। ये सब कुछ काफ़ी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था, जैसे कि क्रू मेंबर्स को इस शिप पर बहुत ज़्यादा अनईजी फील होना, उनको ऐसा महसूस होना कि कोई हर दम उन पर नज़र रखे हुए है या कोई हर पल उन्हें देख रहा हो। और इन सब छोटी छोटी चीज़ों के बाद एक रात सारे के सारे क्रू मेंबर्स अचानक से पागलों जैसा बिहेव करने लगे और एक दूसरे को ही मारने पीटने लगे। उनकी लड़ाई तब जाकर रुकी जब एक क्रू मेंबर ने उस शिप से छलांग लगा दी थी। उनमें से किसी को ये याद तक नहीं था कि वो लोग वैसा क्यों बिहेव कर रहे थे। कुछ दिन बाद ही सारे क्रू मेंबर्स फिर से आपस में लड़ने लगे और तब तक लड़ते रहे जब एक आदमी ने पागलपन में शिप से छलांग नहीं मार ली हो। जब वो शिप डॉकयार्ड पर रुका तो सारे क्रू मेंबर्स वो शिप छोड़कर भाग गए और इसीलिए एक नए क्रू को हायर किया गया था। नए क्रू के साथ भी यही सेम घटनाएं होने लगी और इस नए क्रू में से भी 2 लोग मारे गए थे, जिसमें से एक उस शिप का नया कैप्टन था। ये सेम सिलसिला कई क्रू के साथ हुआ और सबके बीच ये बात फैल गई कि वो शिप हॉन्टेड है। इसीलिए एक दिन एक क्रू ने उस हॉन्टेड शिप को बोर्ड करते ही आग लगा दिया था और भाग गए थे। द बजर। फिफ्थ प्लेस पर आता है द बजर। ये अर्बन लेजेंड सुनने में बिल्कुल ही किसी साईफाई शो जैसा लगता है। इस अर्बन लेजेंड के हिसाब से द बजर नाम के एक रेडियो स्टेशन 1970s से लेकर अब तक एक स्ट्रेंज बस ब्रॉडकास्ट किए जा रहा है और हर 2 या 3 महीने में वो बस टाइप की साउंड को एक वॉइस इंटरप्ट कर देती है जो कि UVB76 और कुछ नंबर्स और कोड वर्ड्स बोलती है और फिर से वो बजिंग साउंड चालू हो जाती है। आज तक कोई भी स्ट्रेंज ब्रॉडकास्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, लेकिन कुछ थ्योरिस्ट के हिसाब से ये कोल्ड वॉर एरा की कोई सीक्रेट मिलिट्री कोड है या फिर इस ब्रॉडकास्ट का ताल्लुक किसी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट से भी हो सकता है। द ब्लैक वोल्गा। 6th प्लेस पर आता है द ब्लैक वोल्गा।
1960 से 1970 के बीच रशिया में एक काफ़ी पॉपुलर लेजेंड सर्कुलेट कर रहा था, जो कि एक ब्लैक कलर की वोल्गा कार के बारे में थी। सब रशिया और रशियंस कोल्ड वॉर के डर में जी रहे थे। तभी चारों तरफ एक र्यूमर स्प्रेड होने लगी कि रात के टाइम एक फैंसी लिमोजिन छोटे बच्चों को रास्ते से किडनैप करके ले जाती है। कुछ लोगों के हिसाब से उस गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं होता था और कुछ के हिसाब से वो गाड़ी डेविल के द्वारा पोजेस्ड नन्स गाड़ी चलाया करती थी। ये अर्बन लेजेंड इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि उस टाइम पर के लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया था कि उस ब्लैक लिमोजिन के साइड मिरर्स के बदले 2 हॉर्न्स लगे हुए हैं। और लोग ये भी कहने लगे थे कि जो कोई भी इस अर्बन लेजेंड को झूठा मानता है या उसे इस बात पर यकीन नहीं है कि एक ब्लैक लिमोजिन रात में बच्चों को किडनैप करके ले जाती है, तो उस आदमी की 24 घंटे के अंदर अंदर ही मौत हो जाएगी। द ममीफाइड मैन। 7th प्लेस पर आता है द ममीफाइड मैन। वैसे तो ये एक अर्बन लेजेंड कम और एक कॉशनरी किस्सा ज़्यादा है। यह स्टोरी व्लादिमीर लेडनेव के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसकी ममीफाइड बॉडी पुलिस को उसी के अपार्टमेंट में पड़ी मिली थी, जो कि 6 साल से उस अपार्टमेंट में सड़ रही थी। उसके करीबी लोगों को पिछले 6 साल से ऐसा लग रहा था कि वो गायब हो चुका है या उन्हें बिना बताए कहीं दूर जा चुका है, और इसीलिए किसी ने उन 6 सालों में उसके अपार्टमेंट में घुसकर एक बार भी चेक करने की जहमत नहीं उठाई। उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स कभी कभार उसके अपार्टमेंट में जाया करते थे और बेल बजा के देख लिया करते थे कि वो वापस आया है या नहीं, और गेट ना खुलने पर वो लोग वापस चले जाते थे। लेकिन बेचारे व्लादिमीर की लाश पिछले 6 सालों से गेट के पास ही कुर्सी पर पड़ी पड़ी सड़ रही थी। जब पुलिस को उसकी बॉडी मिली तो उन्होंने देखा कि व्लादिमीर के हाथ पर बस थोड़ी सी फ्लैश बची हुई थी, जो कि वो भी सड़ रही थी, और पुलिस को उसके ठीक सामने एक खाली वोडका की बोतल भी पड़ी मिली थी। ऐसे केसेस जापान में बहुत नॉर्मल है और इसे जापान और जापानीज में लोनली डेथ या कोडोकुशी बोला जाता है। जापान में बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को अकेले रहने के लिए छोड़ देते हैं और कभी मिलने भी नहीं, इसीलिए वो बूढ़े लोग अकेलेपन में ही जीते हैं और अकेले में ही मर जाते हैं। और जब कुछ टाइम बाद पड़ोसियों को घर में से बदबू आने लगती है, तब पुलिस आकर घर खोलती है और डेड बॉडी हटाती है। कोडोकुशी के बारे में डिटेल में जानने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन को क्लिक कीजिए और जापान में ही रह रहे हमारे इंडियन भाई से इसके बारे में डिटेल में जान लीजिए। रिसाल्का वीक। 8th प्लेस पर आता है रिसाल्का वीक। अगर आप लोग रशिया में हैं तो आपका जो मन है वो करिए, लेकिन प्लीज़ आप लोग रिसाल्का से दूर ही रहिएगा। रिसाल्का फिश वुमन या जलपरी जैसी क्रिएचर होती है जो कि पानी में रहती है। रिसाल्का मर्दों को सिड्यूस या आकर्षित करके उन्हें अपने पास बुलाती है, और जैसे ही लोग पानी, नदी, पॉन्ड पहुंचते हैं तो रिसाल्का उन मर्दों के पैर पकड़कर उन्हें पानी में खींच ले जाती है, और जिसके बाद उन लोगों की बॉडी तक किसी को नहीं मिलती है। रिसाल्का असल में वो औरतें होती हैं जिन्होंने प्यार में धोखा पाने के बाद पानी में डूबकर अपनी जान ले ली होती है। रिसाल्का का लेजेंड रशिया में इतना पॉपुलर है कि रशिया में इसके नाम पर एक पूरा वीक ही डेडिकेटेड है। रशियन जून के पहले हफ्ते में रिसाल्का वीक मनाते हैं, क्योंकि लेजेंड्स के हिसाब से रिसाल्का इस वीक में सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। लोगों को ये भी एडवाइस दी जाती है कि वो किसी से भी इस हफ्ते में प्यार का इजहार ना करें या फिर वो किसी से भी ज़्यादा अफेक्शन ना दिखाए, क्योंकि रशियन के हिसाब से इस हफ्ते रिसाल्का इधर उधर घूमती है और लोगों को अपने प्यार में गिराती है, यानी लोगों पे लव स्पेल कास्ट करती है। द स्पिरिट ऑफ लेफ्टिनेंट स्किम्सब्रिज। 9th प्लेस ऑफ लेफ्टिनेंट स्किम्सब्रिज। वैसे तो सेंट पीटर्सबर्ग सिटी में भूत, स्प्रैट और गुल्स एबर्नस ये भारी मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग घोस्ट कोई है तो वो है सोफिया पेरोव्स्काया का। सोफिया अर्ली 20th सेंचुरी के एक रेबेलियस पार्टी के मेंबर थी, जो कि रशियन इम्पेरियल फैमिली को हटाना चाहती थी, और इसीलिए उसे इम्पेरियल फैमिली ने एग्जीक्यूट करवा दिया था या मरवा दिया था। लेकिन ये कहानी वहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। लोगों के हिसाब से जब रशिया में वेदर खराब होता है तो आप सोफिया को एकाटेरिनस्काय चैनल के ऊपर वाले ब्रिज पर देख सकते हैं। देखने पर आपको सोफिया का चेहरा सफोकेशन के कारण नीला दिखाई पड़ता है, और आप उसकी गर्दन पर रोप के निशान भी देख पाएंगे, और उसके हाथ में एक सफ़ेद हैंडकरचिफ भी होता है जिससे वो अपने साथियों को अटैक का सिग्नल देती है। द अंडरग्राउंड सोवियत शेल्टर्स। तो 10th और लास्ट प्लेस पर आता है द अंडरग्राउंड सोवियत शेल्टर्स। ये अर्बन लेजेंड रशिया के सबसे पॉपुलर अर्बन लेजेंड्स में से एक है। इस लेजेंड के हिसाब से रशिया में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर स्टालिन ने, जो कि एक बहुत पॉपुलर पॉलिटिशियन था, उसने और उस टाइम की गवर्नमेंट ने मिलकर बहुत सारे अंडरग्राउंड शेल्टर्स और टनल्स बनवाए थे। बीते हुए कई सालों में लोगों और थ्योरिस्ट ने रशिया में उन सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल्स का साइज काफ़ी बढ़ा चढ़ा दिया है। जैसे कि लोगों के हिसाब से रशिया के नीचे उन टनल्स में बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, और मॉस्को के नीचे टैंक टनल्स भी हैं। रशिया में कोल्ड वॉर एरा के काफ़ी टनल्स मौजूद हैं, और मॉस्को के नीचे कुछ बंद सबवे लाइंस और कभी न ख़त्म होने वाले स्टेयरवेज भी हैं, और शायद लोगों ने उन्हें इतना ही बढ़ा चढ़ा दिया है। वैसे सच कहूँ तो ये लास्ट वाला अर्बन लेजेंड काफ़ी बोरिंग था।
तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके इस वीडियो का आपका फेवरेट पार्ट बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको पता चल सके। अंटिल नेक्स्ट टाइम।